आपको रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान, आज की हमारी फॉर्मूला गुरु पूजा भिंडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मनी 9 के इस मंच पर। कोटक ने एक नई स्मार्ट स्कीम लॉन्च की है। जी अगर आपने सुना हो तो उसमें उनका कहना ये है कि वो इस आधार पर वो पैसे लगाएंगे। उन्होंने 3 कैटेगरी कर लिए, बाजार पे न्यूट्रल हैं, बाजार अभी रिस्की है, या बाजार में अभी जो है वैल्यूएशन बहुत अच्छी लग रही हैं। इस आधार पर अब तक ये होता था कि हमने एक एसआईपी करा दी 2000-3000 रुपए की, तो हर महीने वो पैसे कट रहे हैं। इनका कहना ये है कि अब ऐसा होगा कि अगर बाजार उनको लग रहा है बहुत महंगा हो गया है, तो जो निवेशक 2000 रुपये लगा रहे थे उनके सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी कटेगी। जब बाजार जी सस्ता हो जाएगा तो वो हो सकता है 1000 रुपये की एसआईपी आपकी 2000 की भी हो सकती है। इसको जी आप कैसे देख रही हैं, अगर आपने देखा हो तो? और चूंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे बाजार को टाइम करने में भी म्यूचुअल फंड्स को थोड़ी आसानी होगी। जी देखिए, इस तरीके की स्ट्रैटेजी पहले भी आई है। पहले भी इसके बारे में, इसे हम वैल्यू एवरेजिंग कहते थे पहले। जी। और काफी दूसरे एएमसीज ने भी लॉन्च किया हुआ है। तो ये जो कोटक की तरफ से भी आया हुआ है स्मार्ट एसआईपी का, अच्छा विकल्प है। अगर आप समझ सकते हैं इस इन ऑप्शंस को, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं निवेश और आप समझ सकते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको समझा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल उठते हैं हमारे डे टू डे रूटीन में जब हम इन्वेस्टर से बात करते हैं कि अगर हमें हर महीने फिक्स अमाउंट नहीं डालना है, किसी महीने मार्केट नीचे है और हम ज्यादा अमाउंट डालें, तो इस तरीके का अगर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है जो समझता है कि जिस महीने मार्केट नीचे है, एनएवी नीचे है, आप ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए इस तरीके का प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो शायद सैलरीड होते हैं, कैश फ्लो बजटिंग लेके चलते हैं, उनके लोन्स चल रहे हैं, उनके बहुत सारे दूसरे ईएमआईज जा रहे हैं। उन्हें एक फिक्स बजट में ही खेलना है, क्योंकि उनको बहुत सारी दूसरी भी चीजों को मैनेज करना है। तो वो शायद इस तरीके के ऑप्शन से कंफर्टेबल ना रहे, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आएगा कि किस महीने ज्यादा गई, किस महीने कम गई, उनकी बजटिंग खराब हो जाएगी। सो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजी रखना चाहते हैं। अगर आप हर महीने, अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, तो आप सालाना स्टेप अप एसआईपी भी अगर हम करते रहे, जो हम नॉर्मली भी हम कहते हैं हर साल आप 15 से 20% आपकी एसआईपी स्टेप अप करें, तो वो भी करेंगे तो भी मेरे हिसाब से आप सही हैं, आपके ट्रैक पे हैं। जी, अब इसमें क्या ये जो इन्वेस्टर है उसके विवेक पर निर्भर होगा, या फिर ये म्यूचुअल फंड के विवेक पर निर्भर होगा कि वो इस महीने कितनी एसआईपी आपसे चाह रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने नीलेश शाह जी ने जानकारी दी उसके मुताबिक कि जैसे अगर 1000 रुपये की ईएमआई, अगर 1000 रुपये की एसआईपी आपकी जा रही है, तो किसी महीने हम ये कहेंगे कि नहीं, हमको 500 रुपये ही चाहिए क्योंकि अभी बाजार महंगा लग रहा है, और किसी जी महीने हम आपको बताएंगे कि आपको 1000 नहीं 2000 रुपये देने हैं। तो क्या ये जी बाकी स्कीम से अलग लग रही है आपको कुछ, या इस तरह की स्कीम्स हैं ऑलरेडी? जी देखिए, इन निवेशकों के लिए तो डेफिनेट निवेशक की तरफ से नहीं है ये। एक फॉर्मूले के हिसाब से वो लोग चलते हैं कि आपको हर महीने, अगर आपका मार्केट एग्जाम्पल समझो 5% से नीचे है, तो अकॉर्डिंगली वो लोग उतना परसेंटेज निवेश करेंगे या उसमें इन्फ्यूज करेंगे। सो डेफिनेटली एक फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा है। काफी टाइम ऐसा भी था कि आपको रिटर्न कितना चाहिए, उस हिसाब से आप उसको अकॉर्डिंगली उतना इन्फ्यूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली काफी फॉर्मूलाज होते हैं, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजीज होती हैं। बिल्कुल। उस पे निर्भर करता है कि आपकी वैल्यू एसआईपी कैसे जाएगी, आपकी एवरेजिंग किस तरीके से होती। काफी टाइम एक रेंज दिया जाता है कि मेरी रेंज है 3 से 5 हजार, के लोवेस्ट में 3 हजार और हाईएस्ट में 5 हजार तक मैं निवेश कर सकता हूँ। तो वो रेंज के हिसाब से भी हम एसआईपी उन्हें बता सकते हैं कि हम यही रेंज में खेलना चाहते हैं। सो बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको आपके लिए सूटेबल है, आपको वो चूज करना है। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आप रेगुलर एसआईपी करें, बिकॉज इस तरीके के प्रोडक्ट में अगर आपने पहले नहीं निवेश किया हुआ है, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। ठीक। चलिए, हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। सीमा चतुर्वेदी जी हैं नोएडा से। सीमा जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सीमा जी, बताइए कैसी हैं आप और क्या सवाल है आपका? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा सवाल था कि अभी मैं 22 साल की हूँ जी। और अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं सोच रही थी कि 4 साल बाद एक घर खरीद लूँ। अच्छा तो अच्छा। डाउन पेमेंट के लिए करीबन 9-10 लाख रुपए का इंतजाम तब तक हो जाए तो बेहतर रहता।
तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि इतने पैसों के लिए मुझे हर महीने कहाँ पे और कितना इन्वेस्ट करना है, किस म्यूचुअल फंड में करना है। तो अभी आप पढ़ाई कर रही हैं कि नौकरी कर रही हैं? जी अभी मैंने नौकरी करना शुरू करा है। नौकरी करना शुरू कर, ये बहुत अच्छी बात है सीमा जी कि आप बहुत कम उम्र में इतने बड़े लक्ष्य लेके चल रही हैं और निवेश के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा वर्ग के लोग जो है वो निवेश करने के बजाय अपने अनर्गल खर्चे बढ़ा लेते हैं कई बार। आपसे जानना चाहेंगे पूजा जी, 4 साल जी का के लिए इन्होंने 10 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है, अपने लिए घर अभी से बनाना चाहती हैं और डाउन पेमेंट के लिए ये पैसे इकट्ठा करना चाह रही हैं। क्या सलाह रहेगी, कितनी रकम इन्हें अपनी एसआईपी के ज़रिए देनी होगी और कौन से बेहतर विकल्प होंगे? जी सबसे पहले तो सीमा जी आपको अगेन मैं भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि 22 साल की उम्र से आपने ये प्लानिंग करना सीखा, जो हम आज बात ही कर रहे हैं। गोल प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो आपने अपना लक्ष्य तो तय कर लिया कि आपको घर की डाउन पेमेंट के लिए रकम चाहिए और उसके लिए ही आपको कितनी एसआईपी चालू करनी है उस हिसाब से आप सलाह चाह रही हैं। सो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैंने ज्यादा रिटर्न यहाँ पे नहीं अज्यूम किया है, 10% के आसपास का ही रिटर्न मैं अज्यूम कर पाऊंगी, बिकॉज 4 साल का समय कम होता है इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं और रिटर्न की कामना करते हैं तो भी मैं 10% से ज्यादा तो इसमें नहीं आपको सजेस्ट करूंगी। सो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आपको एसआईपी लगेगी 17,000 की प्रति माह। ठीक है। और अगर आप फंड्स की सलाह चाहती हैं तो ऑब्वियसली हम 4 साल में बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स नहीं ले सकते। तो जैसे हमने पैसिव फंड्स की बात किया, जब इंडेक्स फंड्स आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं और या तो कोई बैलेंस एडवांटेज फंड आप चूज कर सकते हैं जिसमें आराम से आपको 10% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा 4 से 5 साल के अंदर। तो आप इस तरीके से आपकी एसआईपी शुरू करें। अगर आप ये एसआईपी अमाउंट नहीं शुरू कर सकते तो जितना भी आप शुरू कर सकते हैं आप उसे शुरू तो करें और आपका गोल जो है उसको आप थोड़ा बहुत पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है घर के मामले में हम नॉर्मली जब गोल सेटिंग करते हैं घर के मामले में ये होता है कि एक्चुअली वही साल पे ना भी हमें क्लिक हो, 1-2 साल आगे पीछे हो। सो प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन अगर आपका फंड बजट नहीं बैठ रहा है तो आप 1-2 साल और भी उसको डिविएट करेंगे तो भी चलेगा। बाकी लोन ऑप्शन आप ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो देखिए 2-3 विकल्प, लेकिन इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू कर लें। डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपकी एसआईपी आप डेफिनेटली शुरू कर लें। जी जवाब मिल गया होगा सीमा जी, और अभी उम्र कम है, 4 साल का लक्ष्य आपने रखा है, लेकिन ठीक है अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा 1-2 साल 3 साल तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी रकम आप निवेश कर सकती हैं उतनी रकम आप निवेश कीजिए। अगर 17,000 रुपये ज़्यादा लग रही तो अफोर्ड कर सकती हैं, तब तो आपके लक्ष्य आपको 4 साल में मिलते हुए दिखाई देंगे। चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शौर्य जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार शौर्य जी, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। नहीं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आज फॉर्मूला गुरु में आप? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि पैसिव फंड में निवेश करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और इसके लिए आपने कहीं सुना कि क्यों चुना, आप पैसिव फंड में ही क्यों निवेश करना चाहते हैं? जी पैसिव फंड में मैंने सुना था कि उसमें आपको लगातार अपना इतना एक्टिवली नहीं होता और वो एक तरह से कई बार मार्केट को ट्रैक करता है और कई बार मतलब उसमें अगर मेरे को शेयर बाजार के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो मुझे लगा मैं कुछ ऐसे तरह करूँ जहाँ पे इतना ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व ना होना पड़े। ठीक, पूजा जी से पूछते हैं। पूजा जी, अब इनको मुझे लगता है जैसे बहुत सारे लोग अखबारों के माध्यम से, हमारे जैसे मंच के माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर बाजार के बारे में समझ रहे हैं, तो इन्होंने भी पैसिव फंड कहीं सुना और इनको लगता है कि शायद ये रोज़मर्रा ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो ये पैसिव फंड में पैसे लगाना चाहते हैं। अब पैसिव फंड भी इनको समझा दीजिए और साथ ही साथ क्या पैसिव फंड में निवेश करना इनके लिए सही रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए शौर्य, सबसे पहली बात तो आप निवेश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने मेंशन किया आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है और आप इसके लिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा एक्टिव नहीं है म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स या जो भी आपको समझ में आया है। अब मैं आपको उसमें क्लैरिटी दे देती हूँ कि पैसिव हो या एक्टिव हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मतलब डेफिनेटली आपने 100% इक्विटी या स्टॉक्स का ही चुनाव किया है। तो आपका 100% जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो इक्विटी एज एन असेट क्लास में ही जा रहा है। ठीक है। अब पैसिव फंड्स जो क्या होते हैं, वो जो बेंचमार्क हैं, जैसे आप रोज देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे लेकिन कहीं सुनते होंगे कि सेंसेक्स इतना है, निफ्टी इतना है,
ये जो दो बड़े दिग्गज बेंचमार्क हैं उसके ऊपर हम नॉर्मली चर्चा करते हैं कि आज इतना गिरावट हुआ या इतनी आपको सेंसेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। जो इंडेक्स फंड्स हैं वो एग्जैक्टली रेप्लिका है जो वो सेंसेक्स की 30 कंपनीज हैं या फिर निफ्टी की 50 कंपनीज हैं, एग्जैक्टली वही का वही रेप्लिका आपको आपके इंडेक्स फंड में देखने को मिलता है। इसके लिए वो पैसिव है, उसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है, वो एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी या वही इंडेक्स को फॉलो करता है। जो एक्टिव फंड है उसमें एक फंड मैनेजर का रोल है, वो डिसाइड करता है कि वो कौन से स्टॉक्स लेना चाहता है, चाहे वो सेंसेक्स या निफ्टी वाले हैं या वो कोई और फंड्स हैं, और वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसे उसमें चर्निंग करता है। ठीक है, एक्टिव थोड़ा अग्रेसिव नेचर है, लेकिन डेफिनेटली फंड मैनेजर की उसमें एक्सपर्टीज आ जाती है। अगर लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है तो डेफिनेटली आप एक्टिव चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम निवेशक हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, आप सिर्फ एक बेंचमार्क को फॉलो करना चाहते हैं और आपकी कोई एडवाइजर नहीं है, जैसे आपने राइटली कहा, तो इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि उसमें डेफिनेटली नो ब्रेनर है। तो कैसे चुनाव करना है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूं कि नॉर्मली काफी ऑलमोस्ट जितने भी पेयर्स हैं उसके रिटर्न्स में आपको ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। आप निफ्टी 50 ले लें, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लें या सेंसेक्स फंड ले लें, जो डिफरेंस आपको देखने में मिलता है वो है ट्रैकिंग एरर का या तो फिर थोड़ा बहुत एक्सपेंस का। तो ट्रैकिंग एरर या एक्सपेंस, ये सारी चीजें आपको एक कंपनी के फंड के फैक्ट शीट में देखने को मिलेगी कि अगर वो एग्जैक्ट रेप्लिका को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत रिटर्न में डिविएशन होगा, लेकिन अगर वो बहुत क्लोज हैं बेंचमार्क को फॉलो करने में तो वो एक अच्छा फंड है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली आप पैसिव फंड में कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड आप दूसरे फंड्स को भी देखें, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही फंड में ना रखें, डिवर्सिफिकेशन को भी ध्यान में रखें। डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें कि फंड में निवेश ना करें, अपनी अप्रोच को निर्धारित करें। आप अगर अग्रेसिव हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका निवेश डाइवर्सिफाइड रहे, एक्टिव फंड में जाइए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप पैसिव फंड में जा सकते हैं। अब चलते हैं सीधे मुंबई और अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार अमित जी, बताइए कैसे हैं आप और मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? हम बहुत अच्छे हैं और मनी 9 के कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, हम रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मनी 9 का ऐप अभी डाउनलोड किया कि नहीं? हाँ जी किया हुआ है, और हम अंशुमन सर को भी बड़ा फॉलो करते हैं। नहीं बिल्कुल, और बहुत सारी गूढ़ ज्ञान की बातें अंशुमान सर जो है रोज बताते हैं मनी सेंट्रल में। सवाल बताइए क्या है आज आपका? हाँ जी, मेरा सवाल ये है, मेरी वाइफ की एज है 32 एंड वो बहुत अच्छा अर्न करती है, मैं भी बहुत अच्छा अर्न करता हूँ। ऐसा है कि मेरे सैलरी और सबसे सब कुछ हो जाता है, ऑल एक्सपेंसेस, और मैं इन्वेस्टमेंट भी कर पाता हूँ। मेरी वाइफ भी अच्छा कमाती है पर उसका एक्सपेंस होता नहीं है, तो उसके पास बहुत सारा लमसम अमाउंट भी है। और दूसरी चीज क्या है कि हर मंथ सैलरी आ रही तो वो भी आ रहा है, एक मतलब मंथली भी आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसका प्लान कैसे किया जाए मेरी वाइफ का। कोई नजरिया है, लंबी अवधि का नजरिया है, कोई लक्ष्य आपने? देखिए ऑलरेडी मतलब मुझे तो एट मोमेंट ऐसा, हम तो 10 साल 15 साल के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका पीपीएफ भी चल रहा है, 2-3 म्यूचुअल फंड भी चल रहे हैं जो 60-70% रिटर्न भी दे रहे पिछले 8-10 साल से। तो अब कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए समझ नहीं आ रहा। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किया जाए, नए म्यूचुअल फंड खोले जाए, डायरेक्ट बाइंग की जाए। ऑलरेडी मैं करता हूँ डायरेक्ट बाइंग मार्केट से, तो समझ नहीं आ रहा। चलिए पूजा जी से राय लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पूजा जी बहुत अच्छी बात इन्होंने ये कही कि इनकी धर्मपत्नी कमा रही हैं लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहती। ये बहुत सारे पुरुषों की ये शिकायत रहती है कि महिलाएं खर्च बहुत ज़्यादा कर देती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी खाली बचा रही हैं, वो बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहती। तो बहुत अच्छी बात है, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी मैं 100% मैं भी यही सोचती हूँ, बीइंग अ वुमेन के सीखना चाहिए। नॉर्मली हम फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग की बातें करते रहते हैं, हमें ऐसे कॉलर मिले हैं जो ऑलरेडी ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सो अमित, कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग ने ऑलरेडी शुरुआत कर ली है।
लेकिन अब बीच में आके आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन से एक दो बातें समझ में मुझे आई, वो उसमें मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगी। सबसे पहले तो आपने कहा कि दोनों अर्न कर रहे हैं, सारा एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, सेविंग उसमें आपकी वाइफ में से कर रहे हैं। सो एकदम से ऐसे भी ना करें। क्या होता है कि आपके रिटर्न्स होते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या आपका टैक्स स्टेटस है, तो आपको एक्सपेंसेस दिखाने होते हैं। फिर जो आपकी उसके बाद जो सेविंग होती है, सो आपकी पोर्टफोलियो में से भी आप सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, और वाइफ में भी आप एक्सपेंसेस करें, उसके बाद आप सेविंग्स करें। सो दोनों में एक इक्वल आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कुछ फंड्स आपने ऑलरेडी एक दो फंड्स में निवेश किया है, आपको रिटर्न अच्छा मिला है, लेकिन अब कितना करना है, यही टॉपिक है आज का कि कब आके मुझे रुकना है। अब मेरी ऑलरेडी 2 SIP चल रही है, तो मुझे अब कुछ और चूज करना है क्या? सो जैसे आपको विपुल ने भी पूछा, आपने कहा 10 से 15 साल, मैं आपको एक चीज कहूंगी, आप एक एक्सेल शीट बनाएं, आप दोनों के आप आउटफ्लोज इनफ्लोज मैनेज करें, आप गोल्स नक्की करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का भी जो हमने गुरु गुरु इस पे जो गुरु मंत्र दिया। गुरु ज्ञान दिया, हाँ, उसमें यही है कि आप समझो आपके बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, कितने साल बाद है आपका रिटायरमेंट, आप 60 पे पकड़ रहे हो, तो आपको हर महीने कितनी अमाउंट लगेगी। सो हमने एक बेसिक सा एक एक डिफॉल्ट एक अमाउंट बना के दिया है। वैसे आप आपके लिए प्लान करें और देखें, जैसे हमने जो एग्जांपल दिया उसमें 30,000 की SIP से ये 3 गोल हासिल हो रहे थे। सो आपको ये देखना है कि आपकी जो SIP चल रही है उससे कितने गोल आपके हासिल हो रहे हैं, कहीं पे गैप है, बढ़ाने की जरूरत है। अगर लॉन्ग टर्म है, 5 साल से ज्यादा आपका गोल है, तो डेफिनेटली इक्विटी SIP ही लगेगी आपको उस तरीके की रिटर्न के लिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि 3 से 5 साल में, तो आप कोई कॉर्पोरेट डेट फंड ले लें, कॉर्पोरेट FD ले लें, उस तरीके में आप निवेश करें। आपने गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की, मैं उसमें भी आपको निराश नहीं करूंगी, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी एकदम से आपको जो अवेलेबल होंगे सेकेंडरी मार्केट पे, आपको जो खरीदने के लिए अवेलेबल होंगे, आपको वो मिलेंगे। प्लस काफी टाइम उसकी टिकट साइज 10 लाख से ज्यादा होती है। अभी तो प्रीमियम में बिक रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हैं, आपको 9.4% का कूपन मिल रहा होगा, तो आपको वो लग रहा होगा। लेकिन उसमें फिर आपको इंटरवल्स पे कैश फ्लोज आने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये एज में अक्यूमुलेशन इज इम्पोर्टेंट रादर देन आपको कैश फ्लोज या पैसा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अगर कैश फ्लोज लिए तो फिर वो सेविंग में पैसा री इन्वेस्ट तो होगा नहीं। सो जितना जरूरत है उतना आप एक्सपेंस रखें, जितना जरूरत नहीं है उसके ऊपर ओवर एंड अबाउ जितना भी है उसको आप लॉन्ग टर्म SIP ही रखें, क्योंकि ये एज में इससे अच्छा विकल्प और कुछ नहीं है वेल्थ क्रिएशन का, जो आपका पर्पस है, आपने मेंशन किया।